नमस्कार, मैं नीरज मिश्रा। मैं आज आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि इज़राइल ने जो ईरान पर हमला किया है, जो तीसरे विश्व युद्ध की बातें चल रही हैं, खाड़ी में जो पिछले डेढ़ एक साल से जो ये युद्ध चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट जिसे कहा जाता है, सेल्फ डिफेंस जिसे कहा जाता है, वो क्यों हो रहे हैं? अलग अलग देशों की क्या नीति है? भारत पाकिस्तान का क्या असर था इस पर, या खाड़ी के युद्ध का हमारे ऊपर क्या असर हुआ, या हमारे युद्ध का उन पर क्या असर होने वाला था? विश्व की जो पूरी राजनीति है वो मैं थोड़े समय में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये कंप्लीट राजनीति नहीं है, ये तो आप भी समझ सकते हैं, लेकिन जो गूढ़ विषय हैं उन्हें सरल करने की कोशिश आपके साथ में करूंगा। हमने बहुत मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाया है, इसे अंत तक जरूर देखें। ये आप देख रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट का मैप है, नक्शा है। आप देख सकते हैं कि इजराइल कहाँ पर है, बीच में इराक और फिर ईरान है। तो और बाएं तरफ उन्होंने 1.5-2 साल थे अपने ही एरिया में गजा की ऐसी तैसी की हुई है। उसके बाद उन्होंने सीरिया और अब इराक होते हुए ईरान के ऊपर बमबारी शुरू कर दी है। अब आप सोचेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का पहला सब्जेक्ट मैं आपको समझाता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का जो 4 दिन का युद्ध हुआ उसे इतनी जल्दबाजी में क्यों समाप्त कर दिया गया, और दोनों पार्टियां कह रही हैं, यानी पाकिस्तान और भारत, कि हम जीत गए और हमने सबक सिखा दिया। उधर 10-12 बार ट्रंप कह चुके हैं कि भाई मेरे कहने से युद्ध बंद हो गया। अब जब ये ईरान पर हमला हुआ है तो इसकी गुत्थियां थोड़ी सुलझती नजर आ रही हैं। पहली बात, ईरान पर जो युद्ध है, जो हमला था, ये इजराइल ने पहले से प्लान किया हुआ था अमेरिका की मदद से। इस बीच भारत पाकिस्तान वो क्या सोच रहे हैं वो नहीं समझते हुए इन्होंने अपना युद्ध शुरू कर दिया। तो ट्रंप ने दोनों को समझाया कि भाई आप तो या तो युद्ध बंद करो या फिर मैं कूदूंगा इसमें बीच में। तो अब ट्रंप को क्या हड़बड़ी थी यहां समझाने की? वो इसलिए कि उनका जो प्लान था ईरान के खिलाफ वो बिगड़ जाता पाकिस्तान की युद्ध में इधर शुरुआत होने से। पाकिस्तान इकलौता इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बम है। वो अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान किसी भी तरह से ईरान की मदद करता। ईरान पाकिस्तान की मदद करने को तैयार खड़ा हो गया था भारत के खिलाफ, तो पाकिस्तान ईरान की मदद करने के लिए तैयार होना ही पड़ता इस्लामिक ब्रदरहुड के चक्कर में, और दोनों उनके बॉर्डर जुड़े हुए हैं। इधर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अभी वीक है, अमेरिकन जो छोड़े हुए हथियार हैं उन्हीं पर डिपेंडेंट है। तो वहां से न इजराइल को खतरा है न अमेरिका को, तो पाकिस्तान को संभालना जरूरी था। तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तानियों को पहले समझाया कि तुम ये तो युद्ध बंद करो और तुरंत से इससे बाहर आओ। इसके बाद हम खुश हो रहे थे, यानी हमारा भारतीय मीडिया और हमारे कलाकार, कि देखो मोदी को कितना नीचे दिखाया। आसिम मुनीर को वहां पर जुलाई 12 का जो अभी परेड हुई थी उसके लिए बुलाया गया है। आसिम मुनीर को सिर्फ इसलिए बुलाया गया था कि पाकिस्तान को थोड़ा एसोएज किया जाए, थोड़ा उन्हें सांत्वना दी जाए कि भाई तुम्हें या तो हमारे साथ रहना है या ईरान के झमेले में पड़े तो तुम्हें मुश्किल हो जाएगी। न्यूक्लियर की जो बटन्स हैं वो अभी भी अमेरिका कंट्रोल करता है पाकिस्तान की। अफगानिस्तान युद्ध में भी पाकिस्तान को यूज किया था और अभी भी न्यूक्लियर बटन्स अमेरिका के पास ही हैं। किस तरह से उसके पास हैं? उन्होंने ही इमरान खान को हटाकर आसिम मुनीर को कब्जा दिया है। आसिम मुनीर को हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समझा दिया गया कि बेटा तुम तो या तो चुपचाप रहो और भारत से युद्ध बंद करो, युद्ध संधि करो, या हम इमरान खान को दोबारा छोड़ेंगे तुम्हारे ऊपर और तुम्हें बाहर करेंगे। तो आसिम मुनीर की अपनी मजबूरियां हैं, उसको अमेरिका का साथ चाहिए, अमेरिका के डॉलर्स चाहिए, अमेरिका। और जैसे ही आप देखेंगे युद्ध जैसी बंद हुआ भारत पाकिस्तान का, तुरंत उनको लोन भी मिल गया, तुरंत आसिम मुनीर को जनरल से वो फील्ड मार्शल बन गए और
अब आप देखेंगे कि उन्हें इनविटेशन भी मिल गया अमेरिका जाने का। तो पहला खड्डा यही था, प्लानिंग कुछ और चल रही थी। प्लानिंग थी कि हमें ईरान पर कब्जा करना है, ईरान इस समय सबसे वीक है और उसकी सहायता कोई दो ही लोग ही कर सकते थे, चाइना और पाकिस्तान। सबसे क्लोज पाकिस्तान था। तो इसलिए पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध है, उसकी जो विश्व राजनीति है, उसमें यह समझना बहुत जरूरी है कि इजराइल अमेरिका की राजनीति में, उनके प्लान में ये युद्ध गड़बड़ कर देता, यानी भारत पाकिस्तान का युद्ध गड़बड़ कर देता। इसलिए इसे समाप्त करना और जल्दी समाप्त करना बहुत जरूरी था, पहली बात। अब आप दूसरा नेबर देखिए, सीरिया। सीरिया में अभी तक असाद का रूल था, यानी जनवरी 2025 तक असाद वहां पर 17 साल थे, या उसके पहले अगर उसके पिताजी और उससे देख लें तो पिछले 40 साल थे। असाद फैमिली रशिया की मदद से सीरिया में काबिज थी। बहुत से विद्रोही उनके खिलाफ थे, बहुत सारे इस्लामिस्ट ग्रुप असद के खिलाफ थे, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिल रही थी। अब आप सोचिए कि अचानक से सफलता कैसे मिल गई। रशिया अचानक से असद को सहायता करने के लिए क्यों नहीं उतरा जब असद के खिलाफ रिवोल्ट हुआ। आप सोचिए, नॉर्थ सीरिया से सीधे सीरियन कैपिटल तक ये अहमद अल शरा की पूरी जो बटालियन है वो वहां पहुंच गई और उन्होंने महल पर कब्जा भी कर लिया और असद भाग भी गए। तो ये जादुई काम ऐसे नहीं होते हैं। आज अहमद अल शरा जो हैं वो पहले टेररिस्ट कहलाते थे अमेरिकन डिक्शनरी में, अब उनसे प्रेसिडेंट ट्रंप हाथ मिला मिलाकर मिल रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसको अब आप यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है उससे जोड़कर देखिए। यूक्रेन को अचानक से ट्रंप के आने के बाद से डांट पड़ने लग गई है। किस तरह से व्लादिमीर का वहां पर अपमान किया गया व्हाइट हाउस में, ये पूरी दुनिया ने देखा। किस तरह से अमेरिका अब उन्हें हथियार देना बंद कर रहा है, ये भी देखा। किस तरह से अमेरिका उन पर दबाव डाल रहा है कि हमें रेयर अर्थ के सारे राइट्स दिए जाएं, 5-10 बिलियन, जो भी 3.5 बिलियन या 5 बिलियन की बात चल रही है, उतना हमें खर्चा दिया जाए युद्ध का। इनडायरेक्टली ये हेल्प करता है रशिया को। कैसे? आज रशिया अपने मन से जहां पर भी है हमला कर रहा है। बातें चल रही हैं कि वहां यूएई में बात करेंगे, उधर कतर में बात करेंगे और सब तरफ, लेकिन रशिया अपने हमले बंद नहीं कर रहा। तो एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई तुम इधर टांग मत अड़ाओ, हम इधर टांग नहीं अड़ाएंगे। तो सीरिया में रशिया ने टांग नहीं अड़ाई, अब अमेरिका वहां पर टांग नहीं अड़ा रहा, यूक्रेन में ज्यादा। तो इस तरह से रशिया, ऐसा नहीं है कि ये कोई क्विड प्रो क्वो है, ये एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग होती है, एक पर्दे के पीछे छुपी हुई अंडरस्टैंडिंग है कि तुम इतना करो मैं इतना करूंगा। बाकी बात बिगड़ भी सकती है, लेकिन अभी फिलहाल ये हालात हैं। अब इससे इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने तुरंत सीरिया पर हमला किया, बहुत सारा लैंड उनका कब्जा कर लिया, लेबनान का लैंड कब्जा कर लिया, और ये भी समझ में आ गया कि अमेरिका का अब इन्फ्लुएंस है सीरिया पे। तो सीरियन जो रिबेल्स हैं वो ईरान पर हमला करने की वक्त पर वहां से वो हमला नहीं कर पाएंगे। वहां पर कौन लोग हैं? वहां पर हमास और ईरान के प्रॉक्सीज हैं। ईरान ने जो मिलिटेंट्स खड़े किए हुए हैं, जैसे वो यूथीज और आईसिस और ये सारे जितने खड़े किए हुए हैं, ईरान के खड़े किए हुए थे इजराइल के खिलाफ। तो वो अभी ठंडे पड़े हुए हैं। तो इजराइल को ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि ना ये हुतीज हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे, ना सीरिया लेबनान से हमारे ऊपर हमला होगा अगर हम ईरान पर हमला करते। तो ये सबसे अपॉर्चुन मोमेंट था। अब आप देखिए, उसी टाइम पर भारत पाकिस्तान का युद्ध होना था, वो बंद किया गया, सीरिया का कब्जा कर लिया गया। ये पिछले 6 महीने का खेल है सब। जनवरी में सीरिया से असाद भागे, फरवरी मार्च में हमारा युद्ध होना था, वो समाप्त किया गया जल्दबाजी में, और अब
जून में ईरान पर हमला कर दिया गया। ईरान के पास, अच्छा ईरान पे हमला आप कैसे करोगे? आपके इराक के एयर स्पेस से गुजरना है आपको। इराक अभी पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में है और मैं अभी आपको आगे बताऊंगा किस तरह से वहां की ऑयल फील्ड्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है अमेरिका द्वारा। और यही कारण है ईरान पर भी कब्जा करना है, क्योंकि ऑयल फील्ड्स या एनर्जी नीड्स जो हैं वो एक बहुत बड़े रीज़न है इस वॉर का। तो खैर, इराक की एयर स्पेस यूज़ करके बिना इराक की परमिशन के दोनों पार्टियां एक दूसरे पर मिसाइल दाग रही हैं, ईरान भी। और क्या ये पॉसिबल था अगर सद्दाम हुसैन जिंदा होता? नहीं था। तो सद्दाम हुसैन को पहले ख़त्म किया गया। तो एक थ्योरी है, एक प्रोफेसर हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी के, सैक्स, उनकी ये थ्योरी है कि इज़राइल 6 युद्ध चाहता है खाड़ी में, शुरुआत से 6 युद्ध चाहता था ताकि उसका वर्चस्व स्थापित हो सके पूरी खाड़ी के देशों पर। तो वो 6 युद्ध कौन से थे? इजिप्ट से, लीबिया, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, ऐसे। ये आखिरी युद्ध था ईरान से। इराक को ख़त्म कर दिया 2003 में। तो पिछले 20 वर्ष से इराक पंगु बैठा है। तो अब ईरान पर हमले का टाइम बिल्कुल राइप था और ये होना ही है। और आप ये भी समझ लीजिए, इराक पर हमला हुआ है, इराक पे कोई सेल्फ डिफेंस वाली बात नहीं है, ना उसकी इराक न्यूक्लियर वेपन जमा कर रहा है उसकी भी बात नहीं है। 5 राउंड टॉक्स हो चुके थे, ईरान हर शर्त मानने को तैयार था, दिख रहा था। एक 6ठे राउंड की टॉक होनी थी, 2 दिन पहले उन्होंने हमला कर दिया। क्योंकि अगर ईरान अमेरिका का समझौता हो जाता जैसा कि पहले हुआ था 2016 में, उसके बाद से ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा था, एनरिचमेंट नहीं कर रहा था यूरेनियम का। लेकिन उस समझौते को इसी ट्रंप ने 2018 में बंद कर दिया था, उससे अमेरिका बाहर आ गया था। और अब वो कह रहे हैं कि आप तो समझौता कर लो, नहीं तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तेहरान खाली करो। हम तो अगर आप किसी भी कंट्री से ऐसे बातें करोगे तो वो आज तो नहीं बना रहा है न्यूक्लियर वेपन, लेकिन आगे बनाने की जरूर सोचेगा। जैसे नॉर्थ कोरिया, आज नॉर्थ कोरिया अपने आप को सेफ समझता है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। किम जोंग ने और उसके बाप ने एक ही काम किया नॉर्थ कोरिया को, भले भूखा रखा हो, उनको न्यूक्लियर वेपन दे दिए ताकि वो बाकी सारे देशों की दादागिरी से आज बचे हुए हैं, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज की दादागिरी से। तो नॉर्थ कोरिया ने अपना चाइना और रशिया से लिंक बनाया हुआ है, लेकिन आज वो बचे हुए इसलिए कि तुमको पता है इसके पास न्यूक्लियर वेपन है और ये इतना उस्ताद है कि ये छोड़ भी देगा, उन्हें कैपेसिटी भी है छोड़ने की, जबकि ईरान के पास नहीं है। ईरान IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी बॉडी का मेंबर है, इजराइल नहीं है। इजराइल ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की है, ईरान ने करी हुई है, NPT जिसे कहते हैं। तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि ईरान पर हमला किया जाए न्यूक्लियर को लेकर। लेकिन इजराइल हर चीज को सेल्फ डिफेंस मानता है, हमला खुद करता है, वो कहता है मेरा सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा हूं। और इसको कौन प्रोत्साहन देता है? USA। क्योंकि इस पूरे मिडिल ईस्ट में 2 चीजें बहुत अच्छी हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, और इसके पूरे विश्व को जरूरत है, इस पे कब्जा बहुत जरूरी है। तीसरी बात अब आप सुनिए, अब आप देखेंगे कि ये चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, और यहां से वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है अपना, जो वहां से पोर्ट में जाने के लिए। यहाँ इंडिया भी ईरान की मदद से वहां पे एक पोर्ट पर जा रहा है, जो कि अब अडानी जी के पास होने वाला है। तो चाइना क्या कर रहा है? चाइना का इंटरेस्ट ईरान में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी वहां से वो रोड बना रहे हैं, ईरान के थ्रू वो जाएगी रशिया में और पूरे यूरोप में, और पोर्ट चाहिए उनको यहाँ पे वार्म वाटर, और उनका ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसमें इंटरेस्ट है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में है। विश्व का 20%
तेल का व्यापार इस स्ट्रेट के थ्रू होता है और ज़्यादातर चाइना में जाता है। तो वो अभी तक बंद नहीं हुआ है, ना ईरान ने बंद किया, ना यूएसए ने, ना इजराइल ने उस पर हमला किया। तो चाइना का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है। चाइना ये देख रहा है कि ये जो कर रहे हैं कलाकारी, इन्हें करने दो, मेरा इंटरेस्ट है ताइवान पर। समझे आप? उनका कहना है कि मेरे को देखना है कि मैं ताइवान पर कैसे कब्जा करूं। तो वो ये देख रहा है कि जब इन लोग की कलाकारी हो जाएगी तो फिर यहां पर जब हम ताइवान पर कब्जा करने जाएंगे तो यूएसए कुछ नहीं कर पाएगा, और शायद यूएसए कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि चाइना वैसे भी पावरफुल है, उसके पास न्यूक भी है, और ताइवान को डिफेंड करने में यूएसए का क्या फायदा है। तो शायद आप देखेंगे साल डेढ़ साल के पहले या अगले 2-3 साल में ताइवान तो चाइना के पास वापस चले जाएगा। तो ये रही चाइना की पॉलिसी। अब आप कहेंगे कि ये 55-56 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये क्या कर रही? मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या हुआ? ये अरबी सिर्फ घोड़े दौड़ाते रहते हैं क्या? ये इनकी मदद क्यों नहीं कर रहे? ये ईरान की मदद क्यों नहीं कर रहे? ये पैलेस्टाइन में जो पैलेस्टीनियंस मारे जा रहे हैं इनकी मदद क्यों नहीं कर रहे? वैसे तो बड़ा मुसलमान अल्लाह करते हैं, अल्लाह अकबर करते रहते हैं, कश्मीर चाहिए और खीर देंगे और चीर देंगे, वो सब करते रहते हैं, लेकिन यहां पर क्यों नहीं कर रहे? यहां पर इसलिए नहीं कर रहे, अभी पिछले महीने ट्रंप महाराज 3 देशों की यात्रा में गए थे, अगर आपको याद हो, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर। तीनों देशों ने उनका बहुत स्वागत किया और उन्हें पैसे दिए। पैसे कौन देता था? पहले जब मुगल राज था तो पैसे कौन देता था? ये राजपूत स्टेट, ये छोटे मोटे ये स्टेट, ये जिसको जिजिया बोलते हैं, जिसको प्रोटेक्शन मनी बोलते हैं, यही देते थे ना कि भैया हमें मत मारना, ये लो पैसे। तो सऊदी अरब ने $1 ट्रिलियन के काम और पैसे दिए यूएसए को, अभी प्रिंस सलमान ने। कतर ने $0.5 ट्रिलियन दिया और 400 बिलियन का एक प्लेन दिया ट्रंप महाराज, और यूएई ने $1 ट्रिलियन दिए। तो ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, यूएई को डर है कि सऊदी अरेबिया हम पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया का कहना है कि ये पूरा जो अरब पेनिनसुला है ये हमारा है, और कतर को डर है कि वही सऊदी अरेबिया से, और टर्की और सऊदी अरेबिया का जो एक्सेस है, ये टर्की और ये सऊदी अरेबिया का जो एक्सेस है, इस पर जो छोटे देश हैं, मस्कट और ये कतर और ये यूएई, ओमान, ये सब सऊदी अरेबिया की रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि सऊदी अरेबिया हमें खा सकता है, तो इसलिए आपस में मदद नहीं करते। सऊदी अरेबिया क्यों दे रहा है पैसे? वो चाहता नहीं कि इजराइल हम पर हमला करे। भाई तुम अपने क्षेत्र तक सीमित रहो, ईरान, इराक, सीरिया, इजिप्ट, ये सब तक सीमित रहो, तुम इस साइड में मत आओ। इसलिए वो अमेरिका को दुलार कर रखता है। तो ये कहानी है मुसलमानों की। जॉर्डन तो इजराइल के साथ है, लेबनान, सीरिया ये तो वैसे ही मरे पड़े हैं, इजिप्ट 1967 में हारने के बाद से शांत बैठा हुआ है। तो कोई भी मुस्लिम कंट्री, और बाकी जो रह गए इंडोनेशिया, मलेशिया, इनका वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं। पाकिस्तान ही एक ऐसा था जो जिसके बॉर्डर भी लगे हुए हैं और जो ईरान की मदद के लिए आ सकता था, और न्यूक्लियर पावर है, उसको पहले ही, जैसा कि मैंने आपको पहले इसमें बताया सेक्शन में, उसको अमेरिका ने पहले ही ठंडा कर दिया। अब आप देखें कि ये गजा पे क्यों कब्जा चाहते हैं आप? अब 67 में ही कर सकते थे कब्जा, गोलान हाइट्स पे कर लिया, तो वेस्ट बैंक और गजा पे तब भी करा जा सकता था कब्जा। तब इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। आज हमें पता है कि गजा पूरे एरिया के नीचे कम से कम $500 ट्रिलियन यानी $50 बिलियन की नेचुरल गैस है उसके नीचे। पहला रीजन। दूसरा रीजन माननीय श्री ट्रंप ने पहले ही बता दिया है
कि भाई मैं वहाँ पे फ्रेंच रिवेरा बनाना चाहता हूँ। इस साइड मेडिटेरेनियन सी है, बहुत शानदार लोकेशन बनेंगे। आज से 5-10 साल बाद आप देखेंगे अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसे से, ये ऑयल के पैसे से बहुत शानदार यहाँ पर फ्रेंच रिवेरा टाइप कोठियाँ बनेंगी और मज़े करने लोग यहाँ पे आएंगे खर्च करने। ट्रम्प महाराज का इसी में इंटरेस्ट है, बिजनेस में। अब ईरान पर क्यों हमला किया गया? ईरान इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है और ये आखिरी हमले के लिए इसे रखा गया था। ईरान पर आज हमें ये समझ में आ गया कि ना उनके पास उतने टैंक हैं, ना उनकी आर्मी उतनी मजबूत है, वो मिसाइल्स हैं उनके पास। बाकी टाइम में उनने ये हूतीस और हमास वगैरह कोई खड़ा किया हुआ था अपने फेवर में, और मिलिशियाज उनने पैदा किए थे। डायरेक्ट उनके पास ऐसे कोई F-15, X-16 या इस तरह के कोई जहाज नहीं है जो इजराइल का मुकाबला कर सकें। इजराइल को सिर्फ ये डर था कि कहीं इनके पास कोई न्यूक्लियर कैपेसिटी छुपी ना हो। वो कंफर्म हो गया कि नहीं है। अब आप सोचिए, ईरान अगर इजराइल पर हमला कर देता और उसका जो चीफ नेगोशिएटर है, जो अमेरिका से बात कर रहा था ईरान का, इसी तरह इजराइल का होता जो पीस नेगोशिएटर, उसको मार देता, उनके आर्मी के जनरल को मार देता, 5-6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार देता। हम क्या बोलते हैं? ईरान ने हमला कर दिया इजराइल पे। लेकिन इजराइल ने यही किया, उसके 5-6 जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको मार दिया, उनके एक जनरल को मार दिया। पहले यहां मारा, फिर उसके पहले लेबनान में उनने मार दिया था एक जनरल को, अभी पिछले साल, और अभी के हमले में मार दिया पहले दिन ही, फ्राइडे को। तो ये एक सोची समझी बहुत गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ये काम हो रहा है। और ईरान ये तेहरान को क्यों खाली करवा रहे हैं? क्योंकि ईरान एक बार तेहरान पर कब्जा हो जाएगा तो ये जो रेजीम है, जो आयतुल्लाह खामनेई वहाँ पर बैठे हुए हैं, इसका अंदर भी बहुत विरोध है। आप जानते ही हैं कि अंदर कितना विरोध है, महिलाओं का शोषण है, मुस्लिम रूल के नाम पर जो ज्यादतियां हो रही हैं अपने पॉपुलेशन के साथ। तो बहुत से ईरानी भाग चुके हैं अपने देश छोड़कर, बहुत से ईरानी जो वहाँ पर उसका विरोध करते हैं। आपको याद होगा कितनी महिलाओं को फांसी लगा दी गई क्योंकि वो बाल कटाकर और बिना हिजाब के घूम रही थी। तो अंदर भी ईरान के विरोध बनाया गया है, भड़काया गया है। उसी का रिजल्ट है कि बिना मिसाइल भेजे, जब फ्राइडे को हमला हुआ, पहला हमला हुआ, तो इजराइल से मिसाइल नहीं चली थी, कोई रडार काम नहीं कर रहा था, कोई रडार में नहीं दिखाया गया कि मिसाइल आ रही है। ये अंदर ही छुपी हुई मिसाइलें थी जो खेतों में, और जो वहाँ के जो रिबेल सोल्जर्स हैं, जो रिबेल पॉपुलेशन है, उसके साथ इजराइल ने मिलकर ये तैयारी की हुई थी महीनों से कि जैसे युद्ध शुरू होगा पहले हम इनको ठंडा कर देंगे। जो इनके नेगोशिएटर हैं, साइंटिस्ट हैं और जो इनके जनरल हैं, तो उनको पहले ठंडा कर दिया गया। और ईरानी इससे पहले कि जग पाते, ये पहले ही हमले में 8-10 लोग ऐसे मारे गए जो कि इनके की फिगर्स थे। तो अंदर भी जो लोग हैं उन्होंने भी साथ दिया है, जो ईरानियन रेजिम के खिलाफ हैं। तो अब गेम क्या है? गेम यह है कि 1950 में रजा पहलवी शाह थे, शाह ऑफ ईरान, उनको अपदस्थ करके अमेरिका ने वहां डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की थी। वो बात बढ़ते बढ़ते 77-78 तक, 1950 से 20-25 साल लगे उसको अपदस्थ करने में, शाह ऑफ ईरान को वहां से भगाने में, क्योंकि अमेरिका डेमोक्रेसी के नाम पर अपनी सरकार चाहता था। और वही बात, तेल के कुओं पर कब्जा। आज ईरान इराक में दुनिया का 30-40% तेल यहां पर है, तो तेल के कुओं पर कब्जा यही चाहता था। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई 77-78 में? पूरे माहौल का फायदा उठाकर ये इस्लामिस्ट ग्रुप खुमैनी का,
ये हावी हो गया। तो 78 से खुमैनी की सरकार बन गई, खुमैनी के मरने के बाद उनका चेला खामनेई बन गया प्रेसिडेंट। तो तब से ये 50 वर्ष के करीब हो रहे हैं, आ रहे हैं 40 45 50 वर्ष, तब से ये इस्लामिक सरकार चल रही है ईरान में। ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ प्रोग्रेस नहीं किया इस पीरियड में, लेकिन जब भी किसी भी धर्म की सरकार होती है तो जनता नाखुश होगी भी उससे, क्योंकि आप शरीयत वरीयत ये वो कानून लगाओगे, डेमोक्रेटिक राइट्स कम होंगे लोगों के। तो अब क्या खेल है? अब ये खेल है कि इसको खत्म किया जाए और वापस शाह ऑफ ईरान को लाया जाए। अब शाह ऑफ ईरान का बेटा रजा पहलवी, दोबारा उसका नाम भी रजा पहलवी है, वो कहाँ रहता है? वो वॉशिंगटन में रहता है। वो कितना अमीर है वॉशिंगटन में, पिछले 50 साल से वहां रह रहा है और आज $2 बिलियन उसकी वर्थ है। उसको रजा पहलवी को वापस लाएंगे ये ईरान में। तो जो रॉयलिस्ट हैं और जो प्रो डेमोक्रेसी लोग हैं उनमें माहौल बनाया जाएगा इसके फेवर में कि हमें डेमोक्रेसी जब तक नहीं आती तब तक रजा पहलवी को वापस लाया जाए और रजा पहलवी वहाँ के प्रेसिडेंट टाइप बन जाएंगे। बाकी फिर इलेक्शंस होंगे और जो भी प्राइम मिनिस्टर बने नहीं बने इससे कोई मतलब नहीं। मतलब इससे है कि पूरी तेल के कुओं पर और पूरी मिनरल्स पर कब्जा अमेरिका का हो जाएगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये 2003 के बाद से हम इराक में देख चुके हैं। जैसे ही सद्दाम गया, ये लीबिया में भी हम देख चुके हैं। जैसे ही गद्दाफी गया, आज लीबिया का हालात देखें। जनता मरे, लेकिन जो काम की चीजें हैं उस पर कब्जा अमेरिकन कंपनीज का है। इराक में आप देखिए, तेल के कुओं पर किसका कब्जा है? शेवरॉन और एक्सन नाम की जो अमेरिकन कंपनीज हैं मल्टीनेशनल, उनका कब्जा है। 30% रेवेन्यू पूरे इराक का ये दो कंपनी कमाती हैं और ले जाती हैं। सिर्फ 10% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं लोकल पॉपुलेशन के लिए। तो ये तो तेल के कुओं पर हुआ। दूसरा, मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई। अब आर्मी को देना है, इराक की आर्मी बनानी है, उसको अमेरिकन कब्जे में ही रखना है। तो उसके लिए कौन? लॉकहीड मार्टिन करके एक अमेरिकन कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी वॉर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यानी युद्ध के जितने आयुध होते हैं वो बनाने की कंपनी है। टैंक से लेके रिवॉल्वर से लेके AK-47 जैसी हथियार बनाने वाली कंपनी, वो उसका पूरा कब्जा है इराक पर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि युद्ध के दौरान बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया था, तो बेक्टेल कंपनी है यूएस की जो इराक में सब काम कर रही है। $21 बिलियन के काम हर साल बेक्टेल करती है यहां पर। इसके अलावा आप सोच लें, AT&T ने अपने कम्युनिकेशन यानी टेलीकॉम पर कब्जा किया हुआ है। इसी तरह पूरा इराक पर आज अमेरिकन कंपनीज का कब्जा है। अब यही कब्जा ईरान पर होगा, चाहे वहां बैठे रजा पहलवी, चाहे वहां पर इराक की तरह हुड़दंगी बैठे रहें, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, ना इजराइल को कोई लेना देना। इजराइल सेफ हो गया। इस पूरे एरिया पर इजराइल की चौधराहट कायम हो गई। और यही शुरुआत से पूरे यूरोपियन कंट्रीज भी चाहते हैं और अमेरिका भी चाहता है, और अमेरिका और यूके तो एक ही है। अब आखिरी में आप सुनिए G7 कंट्रीज ने क्या कहा। G7 कंट्रीज के जो अभी कनाडा में सम्मेलन हुआ उसमें क्या कहा गया? उसमें यह कहा गया कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, ईरान को युद्ध बंद करना चाहिए और खाड़ी में शांति कायम होनी चाहिए, ये कहा गया। ये किसी ने नहीं कहा कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया है और इजराइल जो कह रहा था वो सब बातें झूठ हैं, ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ये किसी ने नहीं कहा। क्योंकि ये कंपनीज जो हैं इसमें ब्रिटेन का भी तो हिस्सा है, यानी यूनाइटेड किंगडम का भी तो इसमें हिस्सा है। आखिर 1944-45 तक इस पूरे एरिया पे फ्रांस ब्रिटेन का ही तो राज था। ब्रिटेन ने ही तो यहूदियों को बुलाकर यहां बसाया
और स्टेट ऑफ इजराइल बनाया। तो ये एक बड़ा पिक्चर है। अब आप इनकी कड़ियां जोड़िए और खुद भी समझिए। आखिरी बात मैं आपसे कहूंगा कि ये हम इजराइल, अमेरिका, चाइना, इंडिया ये बातें करते हैं, कंट्रीज के नाम लेते हैं, लेकिन ना कोई आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ना कोई पार्टी इंपॉर्टेंट है, ना कोई देश इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है सिर्फ आदमी। जो पर्सनैलिटीज इन देशों को लीड कर रही हैं, जो इनके नेता हैं, ट्रंप, नेतन्याहू, खामनेई, मोदी, असीम, ये जो नेता हैं, इनके इंटरेस्ट क्या है, इस पर सारी बातें जुड़ी हुई हैं। आज खामनेई घुटने टेक कर खड़ा हो जाए कि भैया आप मुझे मत मारो और जो आप कह रहे हो वो मैं करने दूंगा, तो मामला सुलझ जाएगा कल। भले बहुत दिनों के लिए ना हो, क्योंकि खामनेई को तो मरना ही है, जैसे सद्दाम को मरना पड़ा और गद्दाफी को मरना पड़ा। वो अलग बात है कि असद भाग गया, वो मैंने बताया ना, रशिया ने उसको मदद करके भगा दिया, वहां पे रखा हुआ अपने यहाँ उसे। तो खामनेई को तो शायद मरना पड़े, या कोई अब तो कोई फ्रेंडली देश भी नहीं बचा कि वहां भाग जाएगा वो। तो लड़ाई पर्सनैलिटीज की है। पिछले 40 साल से नेतन्याहू ये बातें पूरे अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को समझाते आए हैं, खुद बोल बोल कर, और अपने कम से कम 200 ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जो दुनिया पर राज करते हैं, बैंकिंग सिस्टम पे, हॉलीवुड पे, फाइनेंशियल वर्ल्ड में। ये दबाव डालकर ये समझाते आए हैं कि किस तरह ये पूरे मिडिल ईस्ट पर इजराइल की चौधराहट होगी तो अमेरिका का इंटरेस्ट बचा रहेगा। तो इसलिए कभी भी नेतन्याहू आज भी जब न्यूक्लियर ईरान की बात करता है तो अपने अलावा अमेरिका को भी डर दिखाता है कि भाई अगर पावरफुल हो गए तो अगला हमला अमेरिका पे होगा। अगला हमला कहां से अमेरिका पे होगा, लेकिन ये डर दिखाना जरूरी है। तो नेतन्याहू अगर ना होता, इससे पहले भी जो प्राइम मिनिस्टर्स हुए थे उसमें से एक प्राइम मिनिस्टर को तो शायद इन लोग नहीं मार दिया क्योंकि वो पीस की बातें कर रहा था, इजराइल का ही प्राइम मिनिस्टर। तो आप इस बात को समझें कि पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हिटलर नहीं होता तो क्या जर्मनी हमला करती पूरे जगहों पर? जो भी नेता आप चुनते हो, जो भी नेता देश के सर्वोच्च स्थान पर कब्जा कर लेता है, उसकी मनमर्जी चलती है। अंत में मेरी एक बात और समझिए कि आइडियोलॉजी का, कंट्री का, समय काल का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और दुनिया भर के जितने इज़म बना रखे हैं लोगों ने, ये पायदान हैं सत्ता तक पहुंचने के। जो भी व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर आसीन होता है, उसी के हिसाब से उस समय की दुनिया का निर्माण होता है। जैसे आज ट्रंप, नेतन्याहू, पुतिन, शी, मोदी, असीम, ये सब आज के विश्व का निर्माण कर रहे हैं या इसका विध्वंस कर रहे हैं। आप सोचिए, अगर आज ट्रंप या नेतन्याहू नहीं होते तो क्या ईरान पर हमला होता? इससे पहले भी बहुत सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स पे कोशिश की थी नेतन्याहू ने, लेकिन घुमा फिरा के उन्होंने ट्रंप को बनाने में सहायता करी, प्रेसिडेंट बनाने में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी अपना नेता आप चुने, बहुत सोच समझ कर चुने, किसी ऐसे काबिल आदमी के हाथ में सत्ता का बागडोर दें जो देश दुनिया को आगे बढ़ाए। आज हम नेहरू को कितनी भी गाली दे दें, टीटो को दे दें, या नैम कंट्रीज जिन्होंने निर्माण करने में सहायता की उनको दे दें, यूएनओ वगैरह बनाने में जिनने सहायता की उनको दे दें, लेकिन
कुछ विशेष व्यक्तियों को, जिन्हें सत्ता भी मिली, जिन्हें दिमाग भी मिला, जिन्हें दिल भी मिला, वही विश्व का निर्माण कर सकते हैं। लालची लोलुप, सत्ता लोलुप लोगों के हाथों में सत्ता चली गई तो इसी तरह की लड़ाइयाँ होती रहेंगी, चाहे वो औरंगज़ेब के ज़माने में होती रही हो, अलेक्जेंडर के ज़माने में, या नेपोलियन के ज़माने में। क्या आप सोचते हैं हिटलर अगर जर्मनी की सत्ता पर काबिज नहीं होता तो वर्ल्ड वॉर 2 होता क्या? तो इसलिए व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। आज भी जो विश्व में हो रहा है ये इन्हीं व्यक्तियों की सोच पर, जो मैंने नाम लिए, शी, पुतिन, ट्रंप, नेतन्याहू की सोच पर डिपेंड करता है सब कुछ। इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।